गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जीएसटी में। कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, संयुक्त एवं मिश्रित आपूर्ति, ये क्या होता है ये सुनिए आप। बच्चों ध्यान से सुनिएगा। ये सेक्शन 8 में डिफाइन किया गया है कि कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई क्या है। कॉन्सेप्ट है कि गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड अंडर जीएसटी regime. GST rates are fixed for each goods and services. वस्तु एवं सेवा कर में माल और सेवाओं की आपूर्ति की जाती है। प्रत्येक माल और सेवाओं के लिए वस्तु एवं सेवा कर की दरें निर्धारित हैं। ठीक है। इफ़ यू सप्लाई स्पेशल गुड्स आर स्पेशल सर्विस, those goods or services will be taxed at a fixed rate. But the problem arises when many goods and many services are supplied together in a bundle. यदि आप किसी माल विशेष या सेवा विशेष की आपूर्ति करते हैं तो उस माल या सेवा के लिए निर्धारित दर से अलग से कर लगा दिया जाएगा। लेकिन समस्या वहाँ उत्पन्न होती है जब कई वस्तुओं और सेवाओं की एक साथ या एक समूह में आपूर्ति की जाती है, तो ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल टास्क है कि किस वस्तु पर, किस सेवा पर किस दर से वस्तु एवं सेवा कर लगाया जाए, क्योंकि सभी वस्तुओं और सेवाओं की कर की दरें अलग अलग होती हैं और यदि छूट नहीं दी गई हैं तो सभी वस्तुएं एवं सेवाएं कर योग्य होती हैं। बच्चों, then it becomes difficult to find out what is the rate at which GST imposed on these goods or services, because tax rates are different for all goods and services, and if not exempted, all goods and services are taxable. क्लियर है। एक एग्जाम्पल देखिए बच्चों। यू परचेज For example, you purchased an AC. The shopkeeper installed at your house and added all the prices till installation, and you made the payment. Supply of AC is different from other supplies. It means supplies of stabilizer is different, remote is different, packing material is different, transportation of AC is different, installation charges are different, accessory will be different for installation, AC demo service is different, tax rate are different on all these goods and services, but you have paid a lump sum price for every service company, every service combined, so the tax imposition is tough. There may be many other examples of। बच्चों, कहने का मतलब कि एक आपने एसी का क्रय किया और दुकानदार से अपने घर पर एसी स्थापित करा कर चालू करके दिखाने तक का मूल्य एक साथ जोड़ करके भुगतान कर दिया। अब यहाँ पर एसी की आपूर्ति अलग है, स्टेबलाइज़र की आपूर्ति अलग है, रिमोट अलग है, स्थापना की सेवा अलग है, स्थापित करने में जो सामग्री लगेगी वह अलग है, एसी चलाकर दिखाने की सेवा अलग है। इन सभी वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरें अलग अलग हैं, लेकिन आपने सभी का एक मुश्त
मूल्य जो है पेड कर दिया। अब कर लगाने की क्रिया कठिन हो गई। इस प्रकार के अनेक ऐसे उदाहरण अपने जीवन में हैं। जैसे कि आपने कोई मिठाई परचेज़ किया। अब मिठाई का डिब्बा और मिठाई दोनों अलग अलग, डिब्बा कोई सप्लाई करता है, मिठाई कोई पे करता है। चॉकलेट आपने परचेज़ किया, चॉकलेट का डब्बा कहीं से, तो अब दोनों अगर टैक्सेबल हैं तो दोनों टैक्सेबल आइटम्स पर टैक्स किस तरीके से इम्पोज़ किया जाएगा। इकट्ठे अलग अलग व्यक्ति को टैक्स देना है तो कैसे, किस तरीके से इम्पोज़ किया जाएगा, ये इट्स वेरी डिफरेंट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि आपने एक लंच पैकेट ख़रीदा, तो लंच पैकेट में जो लंच अंदर का है वो टैक्स फ्री है और जो पैकेट है वो टैक्सेबल है। तो ऐसी सिचुएशन में, या आपने लंच भी ख़रीदा, साथ मिठाई भी खरीदी, साथ साथ में चॉकलेट कैंडी भी ख़रीदा, तो चॉकलेट कैंडी जो है वो टैक्सेबल है और जो साथ का वो है मील्स है वो टैक्स फ्री है। तो ऐसे में कैसे डिसाइड किया जाएगा कि जीएसटी कैसे डिसाइड की जाएगी कि किस पर कितनी जीएसटी लगी। जैसे बच्चों एक एग्जांपल है कि द कार इज़ सिमिलर, अ डीलर सोल्ड अ कार and arranged transport to send this car. Whether the car is a principal event or transport is the principal event, and the whole deal should be considered as supply of goods, service or services. Similar, one person purchased groceries from a shopping mall. There are edible, there is perfume also. Only one invoice is generated. Now the edible have nil tax rate, whereas perfume is substance of 28% जीएसटी। मतलब कि भोजन और परफ्यूम आपने दोनों परचेज़ किया तो भोजन तो टैक्स फ्री था, लेकिन बिल दोनों एक साथ बना और जो परफ्यूम था वो 28%। तो अब ये एक बहुत मुश्किल टास्क कि now what rate of GST will be applicable on the whole bill. The arrangement of identifying the goods and services has been made under GST as composite supply and mixed supply, so that tax rates can be identified. Due this arrangement, the concept of composite supply and mixed supply came into existence, and study of these two types of supplies become important. The detail of these two types of supplies given here. बच्चों देखिए क्या क्या है। Composite supply. Composite supply means that supply is in the form a bundle of two or more goods and services. This bundle is in its natural forms and is in course of business or furtherance of business. These goods or services cannot be separated from each other. Otherwise, the importance of all elements will vanish. One supply in this bundle is necessarily in the form of principal supply, and the remaining component of the bundle depends on this principal supply. मिस कंपोजिट सप्लाई मीन्स संयुक्त आपूर्ति। संयुक्त आपूर्ति का आशय उस आपूर्ति से है जिसमें दो या दो से अधिक वस्तुओं या सेवाओं की एक बंडल के रूप में आपूर्ति की जाती है। यह बंडल अपने स्वाभाविक रूप में होता है और ऐसे व्यवसाय या व्यवसाय की उन्नति के लिए सामान्यतः यह एक प्रथा या क्रिया के रूप में होती है। इट मीन्स कि आपूर्ति सामान्यतः बंडल के रूप में होती है। इन वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है।
तो अगर किया जाएगा तो किया जा सकता है, या सभी का तो सबका महत्व समाप्त हो जाएगा। वैसे इस बंडल में एक आपूर्ति प्रधान और दूसरी आपूर्ति आवश्यक के रूप में होती है, यानी कि एक सप्लाई जो है वो मेन सप्लाई होती है और एक जो है उस सप्लाई को करने के लिए आवश्यक होती है। तो प्रिंसिपल सप्लाई जो होती है, जो मेन सप्लाई होती है, और बंडल की शेष घटक इस आपूर्ति पर, इस प्रिंसिपल सप्लाई पर डिपेंडेंट होते हैं। बच्चों जैसे कि एग्जांपल आपको दे दूं कि एक टीवी की सप्लाई, जिसमें टीवी की पैकिंग मटेरियल, रास्ते का इंश्योरेंस, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एक बंडल के रूप में है। तो जो टीवी है वो मेन सप्लाई है, ठीक है, और पैकिंग मटेरियल, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, ये सारी जो है डिपेंडेंट सप्लाई है। एक डिपेंडेंट सप्लाई और एक इंडिपेंडेंट सप्लाई। तो इंडिपेंडेंट सप्लाई एक होता है और डिपेंडेंट सप्लाई डिफरेंट काफ़ी ढेर सारे होते हैं। तो बच्चों ये आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इसी से जुड़ा हुआ है Mr. A purchased chocolate gift packet. The chocolate was supplied as the principal supply because the customer came to buy chocolate. But with this gift pack, packing box, packing paper, gift card, and packing service, etc., are the supportive element of the principal supply, as the allied goods and services could not be sold separately without chocolate. With his this is a good example of composite supply। बच्चों ये समझ में आपको आया कि एक व्यक्ति ने एक चॉकलेट का पैकेट परचेज़ किया, उपहार पैकेट परचेज़ किया। यहाँ पर चॉकलेट तो प्रधान सप्लाई हुआ, प्रिंसिपल सप्लाई हुआ, क्योंकि ग्राहक ने चॉकलेट परचेज़ किया था, वो चॉकलेट परचेज़ करने के लिए आया था। लेकिन इस गिफ्ट पैक के साथ पैकिंग बॉक्स, पैकिंग रैपर, उपहार कार्ड, पैकिंग सेवा जो भी विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराई गई है, वह जो है प्रधान, जो प्रिंसिपल सप्लाई है, उसके सपोर्टिंग एलिमेंट्स थे। तो जिन्हें बिना चॉकलेट के अलग नहीं बेचा जा सकता है। तो ये एक कंपोजिट सप्लाई हुआ। बच्चों ये एक कंपोजिट सप्लाई का मतलब कि जो मिठाई का डब्बा है वो डिब्बा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो महत्वपूर्ण है। तो प्रिंसिपल सप्लाई कंपोजिट सप्लाई हुआ, प्रिंसिपल सप्लाई मिठाई चॉकलेट हुआ, और जो डिब्बा और सपोर्टिंग मटेरियल है जिसके बिना कि मिठाई मिल नहीं सकती, चॉकलेट मिल नहीं सकता, जो पैकिंग है, पैकिंग कार्ड, ये सब जो है उसके हेल्पर हैं। तो एक जिसमें कि एक हेड सप्लाई होता है और एक उसके सबऑर्डिनेट सप्लाई होते हैं, सेकेंडरी सप्लाई होते हैं, उसको कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं। दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट सप्लाई। फिर एक एग्जाम्पल और देख लीजिए बच्चों। द सेलर ऑफ अ न्यू vehicle offers on buying a vehicle the registration insurance toolkit, first aid box, and for maintenance services. Are these services are included in the value of the vehicles. This is called composite supply because without the purchase of vehicle, registration, insurance and free maintenance services cannot be supplied. मीनिंग समझ में आया बच्चों कि एक गाड़ी आपने परचेज़ किया तो उसके संग रजिस्ट्रेशन, बीमा, टूल्स, प्राथमिक उपचार किट, फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह जो ये सारी सर्विसें ऑफ़र की गई हैं, वो जब तक आप व्हीकल्स नहीं परचेज़ करेंगे तब तक आपको ये अलग से नहीं मिलेगी। तो इट मीन्स कि जो मेन सप्लाई है उसके बिहाफ पर ही अदर जो सेवाएं हैं वो चालू होती हैं, इसलिए इसको कंपोजिट सप्लाई कहते हैं। कई एग्जाम्पल हैं, एक एग्जाम्पल और दिखा दें आपको। A training program was organized by an institute. In the training package, training by expert faculty, study material, refreshment, etc.
A training program was organized by an institutional in the training package, training by expert faculty, study material, referencement, etc. were offered. This will be called composite supply. Here is the training program will be the principal supply, other supplies will be supporting supplies. तो जो सपोर्टिंग सप्लाईज और प्रिंसिपल सप्लाईज जब एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो उसको बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। डिफिनीशंस बच्चों, सेक्शन 230 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017 में कंपोजिट सप्लाई को डिफाइन किया गया है। कंपोजिट सप्लाई मीन्स अ सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट consisting of two or more taxable supplies of goods or services or both or any combination thereof, which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, one of which is principal supply। कहने का मतलब कि जो प्रिंसिपल सप्लाई है इसको जो डिफ़ाइन किया गया है वो 230 में डिफ़ाइन किया गया है कि संयुक्त आपूर्ति से आशय किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा किसी प्राप्तकर्ता को की गई आपूर्ति से है जो माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों के दो अथवा अधिक कर योग्य आपूर्ति से मिलाकर बनी है अथवा उसका कोई ऐसा समुच्चय जिन्हें कारोबार में के साधारण अनुक्रम में एक दूसरे के साथ प्राकृतिक रूप से बंधे हैं और उनकी आपूर्ति की गई है, जिसमें एक प्रधान आपूर्ति है, उसको हम लोग कंपोजिट सप्लाई या संयुक्त आपूर्ति कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें जो सप्लाई है उसमें सप्लाई शब्द पर ज़्यादा, कंपोजिट सप्लाई में सप्लाई शब्द पर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो सप्लाई में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये बच्चों देख लीजिए। सेल सप्लाई में जो जो चीज़ें आती हैं, मेन फीचर देखिए इसका। सप्लाई में आती हैं चीज़ें सेल, बार्टर, लाइसेंस, लीज, ट्रांसफ़र, एक्सचेंज, रेंटल, डिस्पोजल, ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो उसमें आती हैं, सप्लाई में आती हैं। फिर टैक्सेबल पर्सन है। टैक्सेबल पर्सन कर योग्य व्यक्ति टैक्सेबल पर्सन बच्चों देखिए टैक्सेबल पर्सन कौन है। In the definition of composition supply it is clearly mentioned that on a taxable person has been given, the supply should be made by a taxable person. Taxable person has made section 2107 of CGST Act 2017। कर योग्य व्यक्ति कौन है, जिसकी परिभाषा इसमें दी गई है, धारा 107 में दी गई है। कर आपूर्ति क्या है, जिसको कि 108 में दिया गया है। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, जिसको कि सेक्शन 219 में परिभाषित किया गया है। फिर नेचुरल बंडल का मतलब क्या होता है। नेचुरल बंडल इज ऑल्सो emphasized in the definition of composite supply that the bundle of goods and services will be natural and will be essentially together with principal supply. Any supply will be considered as natural bundle only when the recipient has no option to decide to accept it or to reject it. He must accept to entire package. If recipient has the option of selection, then it will not be called the natural bundle and this supply will not be collected a composition supply। बच्चों ये अब किसी बड़े होटल में ठहरने वाले
प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि उसे होटल में ठहरने की सुविधा के साथ साथ पानी, चाय, लंच, डिनर और एंटरटेनमेंट की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। तो जब जो उसका जो ठहरना है वो मेन सप्लाई हुआ, और जो उसके संग उसको सुविधाएं मिल रही हैं वो जो है उसका इस बात को समझिए बच्चों कि जो उसका ठहरना है, जैसे लिखा है एवरी हु स्टे, उसका ठहरना बिग होटल में वो उसको मेन सप्लाई है। और जो उसके संग संग उसको जो मिल रहा है 5 स्टार होटल में जो भी उसको सुविधाएं मिल रही हैं वो उसकी सबऑर्डिनेट सप्लाई है। तो सबऑर्डिनेट और मेन सप्लाई दोनों को मिला देते हैं तो कंपोजिट सप्लाई बन जाती है। बच्चों कई एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा इस तरीके से कि किसको, जैसे नेचर ऑफ सर्विसेज। अब जैसे एक एग्जाम्पल और दिया हुआ कि इफ़ देयर इज़ फैसिलिटी ऑफ लंचिंग, लॉन्ड्री आर स्विमिंग pool or beauty parlor with the facility of stay at the any hotel, the hotel accommodation facility is considered better. In the absence of these facility, people do not like staying in any hotel. These service will be considered part of the natural bundle. जैसे एक एग्ज़ाम्पल ये है कि यदि बड़े होटल में ठहरने की सुविधा के साथ साथ लॉन्ड्री की सुविधा या स्विमिंग पूल की सुविधा या ब्यूटी पार्लर की सुविधा हो तो होटल में ठहरने की सुविधा को बेहतर माना जाता है। इन सुविधाओं के अभाव में लोग बड़े होटल में ठहरना पसंद नहीं करते हैं। ये स्वाभाविक पैकेज का हिस्सा माना जाएगा। तो ये भी एक तरीके से कहिए कि जब अगर आप होटल में रहना स्टे करना है, आपका जो है नेचुरल है और बाकी जो ये सब फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो सब्सिडरी हैं। तो ये जो सब्सिडरी सब है और एक मेन जो होटल में रहना है कंपोजिट है, तो ये दोनों को जो शामिल किया जाता है इसको कंपोजिट सप्लाई कहते हैं। बच्चा आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या होती है कंपोजिट सप्लाई, और कंपोजिट सप्लाई से आप खूब अच्छे से समझ गए होंगे कि कंपोजिट सप्लाई किसको कहते हैं। अब बारी है कि कंपोजिट सप्लाई का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, क्या इसके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं कंपोजिट सप्लाई के, ये आपको बता दूँ। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अदर जो अभी तक बता रही थी वो सारे इसकी सप्लाई के पार्ट ही थे, मतलब उसका कैरेक्टर था कंपोजिट सप्लाई का। नेक्स्ट है बच्चों ये कि कंपोजिट सप्लाई में गुड्स आर सर्विसेज इंक्लूडेड इन कंपोजिट सप्लाई आर नॉट सोल्ड सेपरेटली। सेकेंड है कि कॉस्ट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई इंक्रीजेज ड्यू टू एंसिलरी सप्लाई। फिर है द बायर इज़ ओनली गोइंग टू बाई अ प्रिंसिपल सप्लाई एंड परचेज टू एंसिलरी सप्लाईज आर नेचुरली डन। कंपोजिट सप्लाई कंसिस्ट ऑफ 2 or more taxable supplies. Composite supply may be comparison बच्चों इसमें जो फोर्थ है उसमें संयुक्त आपूर्ति में 2 या 2 से अधिक करयोग आपूर्तियों को जोड़ा जाता है। फिर नेक्स्ट है कि आपूर्तियाँ एवं माल दोनों ही सब संबंधित होते हैं। गुड्स एंड सर्विस एनी अदर कॉम्बिनेशंस। फिर है कंपोजिट सप्लाईज डन इन द नॉर्मल course of business. The characteristics of all the supplies included in composite supply and their nature remain intact. They are naturally connected to each other. The supplies should be naturally bundled. फिर टैक्स बिल, इसके बाद है टैक्स लाइबिलिटी ऑफ कंपोजिट सप्लाई। बच्चों आपको टैक्स लाइबिलिटी क्लियर कर दिया था कि टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी। संयुक्त आपूर्ति में चूँकि एक आपूर्ति प्रधान होती है और संपूर्ण आपूर्ति जो है वो सहायक आपूर्ति होती है, तो इसमें सहायक आपूर्तियों के कर के लिए महत्वहीन हो जाते हैं। फिर इसमें है एक एग्जाम्पल ऐसे देखिए कि
जब द सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स आर इन द सेम पैकेज, देयर हियर द सप्लाई ऑफ गुड्स इज द प्रिंसिपल सप्लाई, ट्रांसपोर्ट इन एंसिलरी सप्लाई, देयरफॉर the tax rate of goods will be the rate of GST on the entire supply. Even it is the GST rate is low on transport. किसी माल की का आपूर्ति और उसका परिवहन एक ही पैकेज में है, चूँकि हम यहाँ पर चूँकि माल क्या को आपूर्ति प्रधान आपूर्ति और परिवहन सेवा सेकेंडरी आपूर्ति सर्विस है, तो अतः माल पर लगने वाले कर की दर से संपूर्ण आपूर्ति व वस्तु एवं सेवा कर लग जाएगा, भले ही परिवहन सेवा कर में लगने वाली वस्तु एवं सेवा कर का दर कम क्यों ना हो। इसी तरीके से बच्चों दूसरा भी एग्जाम्पल है कि अ ट्रेडर हैज़ अरेंज्ड फॉर सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, दिस इज़ अ कंपोजिट सप्लाई। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इज़ अ प्रिंसिपल सप्लाई विच फॉल्स अंडर द कैटेगरी फॉर टैक्स फ्री सप्लाई बिकॉज principal supplies are not taxed, therefore tax will not be charged on the entire supply. Here the transportation is taxable service, but due to the principal supply his service will be also be टैक्स फ्री। एक व्यापारी ने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की आपूर्ति और उसकी ढुलाई की व्यवस्था के साथ में की। अब यह संयुक्त आपूर्ति हुई। यहाँ पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र प्रधान आपूर्ति है जो कि करमुक्त आपूर्ति की श्रेणी में आता है। फर्टिलाइज़र जानते ही टैक्स फ्री होता है। चूँकि अब प्रधान सप्लाई पर तो कर नहीं लगेगा, लेकिन जो संपूर्ण आपूर्ति पर कर नहीं लगेगा। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, सर्विसेज जो हैं वो सप्लाई वो उसमें वो सप्लाई सॉरी वो टैक्सेबल है। तो अब लेकिन जो मेन सप्लाई है वो उस पर वो टैक्स फ्री आइटम्स है, तो अब परिवहन जो टैक्स ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं उस पर भी वो भी सेवा जो है कर मुक्त हो जाएगी, टैक्स फ्री हो जाएगी। क्लियर हुआ आपको ये? टैक्स ऑल्सो सर्विस विल बी टैक्स फ्री बिकॉज मेन सप्लाई इज टैक्स फ्री। फिर बच्चों ये इसमें है कि संयुक्त डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई। तो कंपोजिट सप्लाई जो होता है वो उसमें इन द केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई टैक्स इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल सप्लाई। इफ द प्रिंसिपल सप्लाई इज रिलेटेड टू गुड्स then time of supply will be determined according to rule of goods, but the principal supply is service, then the time of supply will be determined according to the rules of service. संयुक्त आपूर्ति की दशा में जो प्रधान आपूर्ति है उसी के अनुरूप कर की गणना होती है। प्रधान आपूर्ति माल से संबंधित है तो आपूर्ति का समय माल पर लगने वाले नियमों के अनुसार निर्धारित होगा, लेकिन यदि प्रधान आपूर्ति सेवा है तो आपूर्ति का समय सेवा संबंधी नियमों पर आधारित होगा। बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है मिक्स्ड सप्लाई। ये मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगी कि क्या होता है मिक्स्ड सप्लाई। ये आपका कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई का पार्ट 1 है।